नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। तो शुरू करते हैं बांकेलाल की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, बांकेलाल मुकद्दर का धनी। विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह के महल में बांकेलाल के दिन बड़े मज़े से गुजर रहे थे। महल में उसके खाने पीने में कोई कमी नहीं थी। एक दिन बांकेलाल दरबार में बैठा हुआ था कि तभी एक आदमी वहाँ आया और बोला, दुहाई है महाराज, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मंत्री जी ने सोचा, अरे यह तो नगर सेठ सुदर्शन पाल है, लेकिन यह इस तरह फटेहाल क्यों है? राजा बोले, फरियादी, तुम्हें जो भी कहना है साफ साफ कहो। सेठ जी बोले, महाराज, मेरी वर्षों की गाढ़ी कमाई को चोर चुरा कर ले गए, मैं बर्बाद हो गया। राजा ने कहा, क्या हमारे राज्य में चोरी? महामंत्री धर्म सिंह, आप स्वयं जल्दी से जल्दी इस चोरी का और चोर का पता लगवाएं। सेठ जी का चोरी गया धन इन्हें हर हाल में वापस मिलना चाहिए। मंत्री जी बोले, जी महाराज। लेकिन महामंत्री धर्म सिंह इससे पहले कि उस चोरी का पता लगा पाते कि दूसरे दिन ही दरबार में नगर का एक और मशहूर सेठ चक्रधर फटेहाल पहुंचा। महाराज बोले, क्या तुम्हारे यहाँ भी सेंध लग गई? उसने कहा, जी महाराज, मैं तो इस चोरी के कारण दाने दाने को मोहताज हो गया। मेरा कारोबार लेन देन का था, इसलिए मैं बाजार का इतना कर्जदार हो गया कि अब मेरे सामने आत्महत्या कर लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं रह गया। राजा ने कहा, निराश न हो सेठ चक्रधर, हम शीघ्र ही न केवल चोरों का पता लगवा लेंगे, बल्कि जल्दी ही आपको आपका चोरी गया धन भी वापस दिलवा देंगे। और हाँ, तब तक आपके सारे खर्चे राज्य की ओर से पूरे किए जाएंगे। इस तरह चक्रधर को आश्वासन देकर विदा किया गया। लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी नगर में हुई चोरी की वारदातों का कोई सुराग नहीं मिला। मंत्री जी सोचने लगे, उफ, अब मैं किस तरह महाराज को अपनी असफलता की कहानी सुनाऊं, जबकि चोर पूरी तरह सक्रिय थे। एक चोर बोला, संपत, जल्दी जल्दी सेठ की सारी संपत्ति बटोरो और निकलो यहाँ से। दूसरा बोला, हाँ चंपतराम, हमें यहाँ से जल्दी ही चंपत हो लेना चाहिए, क्योंकि इस समय राज्य की सेना सिर्फ हमारी ही तलाश में है। इसी कारण स्वयं राजा, मंत्रीगण व राज्य के सारे सैनिक अधिकारी हैरान व परेशान थे। राजा विक्रम सिंह बोले, महामंत्री जी, यह सब क्या हो रहा है? आप नगर में हो रही चोरियों को रोकने व चोरों को गिरफ्तार करने का कोई उपाय क्यों नहीं करते? महामंत्री जी बोले, महाराज, मुझे खेद है, मैं लाख यत्न करने के बाद भी नगर के मामूली चोरों को नहीं पकड़ सका। इसी कारण मैं हैरान व परेशान हूँ। लेकिन मैं और शायद आप भी इसी हैरानी व परेशानी के कारण बांकेलाल जी जैसे विलक्षण बुद्धि वाले व्यक्ति को भूल गए हैं। वार्तालाप में अपना नाम आते ही बांकेलाल मन ही मन चौंक गया। महाराज बोले, क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो महामंत्री धर्म सिंह? महामंत्री बोले, महाराज, नगर में हो रही चोरियों और चालाक चोरों के विषय में यदि कोई सुराग लगा सकता है तो वह है बांकेलाल जी। बांकेलाल ने सोचा, उफ, यह महामंत्री का बच्चा पता नहीं अब मेरे खिलाफ कौन सा षड्यंत्र रचने जा रहा है। राजा बोले, ओह, वाकई हम बांकेलाल जी जैसे दूरदर्शी, बुद्धिमान व बहादुर हस्ती के अपने पास होते हुए भी व्यर्थ ही चिंतित हो रहे थे। उन्होंने कहा, तो बांकेलाल जी, हम नगर में हो रही चोरियों व चोरों का पता लगाने की पूरी जिम्मेदारी आप पर डालते हैं। बांकेलाल ने कहा, जी हाँ महाराज, क्यों नहीं, क्यों नहीं। और सोचने लगा, कमबख्त, कैसे सुख और चैन के दिन कट रहे थे, पर बुरा हो इस बूढ़े महामंत्री का। लगता है इसे मेरा सुख चैन अच्छा नहीं लगता। देख लूँगा कभी इस बूढ़े को भी। जबकि बांकेलाल के मन में उठ रहे विचारों से अनभिज्ञ राजा उससे कह रहा था, हमें आपसे इसी तरह की उम्मीद थी बांकेलाल जी। महामंत्री जी, उन चोरों के खोज कार्य में जो धन या सुविधा की आवश्यकता हो वह बांकेलाल जी को खजाने में से दी जाए। इस तरह बांकेलाल नगर के चोरों की खोज में निकल पड़ा और सोचने लगा, उल्लू राजा, भला यह भी कोई बात है? जिन चोरों को पूरे राज्य की सेना न पकड़ सकी
उन्हें मैं अकेला कैसे पकड़ सकता हूँ। राजा समझता है कि मेरे पास अलादीन का चिराग है जो मैं चोरों का पता लगा लूँगा। और खैर मुझे क्या, राज्य की ओर से उन चोरों की खोज के लिए मुझे तो धन सुविधा मिलती है, क्यों ना मैं उससे मौज उड़ाऊँ। फिर चोरों की खोज के लिए प्रतिदिन राजा की ओर से मिलने वाले धन से वह खूब मौज उड़ाने लगा और बोला, वाह वाह, क्या नाचती हो चमेली जान, बस दिल निकाल लेती हो। और बांकेलाल ने खुश होकर उसे एक हार इनाम में दे दिया और कहा, हम तुम्हारे नाच से खुश होकर यह हार तुम्हें देते हैं। चमेली बोली, असली मोतियों का बहुत कीमती होगा। बांकेलाल ने सोचा, अपने बाप का क्या है, चोरों को पकड़ने के लिए जो धन मिल रहा है उसी से खरीदा है। बांकेलाल को बचपन में की गई शरारत के कारण शिव का ऐसा शाप मिला था कि जब भी वह किसी का बुरा करने की कोशिश करेगा उस आदमी को हानि की बजाय लाभ होगा, और इसी चक्कर में बांकेलाल को भी थोड़ा सा लाभ हो जाएगा। इस तरह मौज उड़ाते बहुत दिन हो गए तो एक दिन बांकेलाल ने सोचा, अरे मौज मस्ती करते हुए बहुत दिन हो गए, अब यहाँ से 9-2-11 हो लो बेटा बांकेलाल, नहीं तो राजा विक्रम सिंह किसी दिन अब तक का सब खाया पिया निकाल देंगे। और यह सोचते ही एक दिन बांकेलाल घोड़े पर सवार हो वहाँ से भाग निकला। जब वह नगर के बाहर बनी एक पुरानी इमारत के सामने से गुजर रहा था तो इमारत के अंदर से आती आवाज़ें सुनकर वह चौंक पड़ा। वहाँ से आवाज़ आई, देखो रामू, मेरे पास यह 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं, उनमें से 1,500 स्वर्ण मुद्राएं मैं तुमको देता हूँ। वास्तव में उस पुरानी इमारत में एक पाठशाला थी जिसमें अध्यापक बच्चों को गणित पढ़ा रहा था और वह कह रहा था, और यह 350 स्वर्ण मुद्राएं कालू को दे दी तो बाकी यह मेरे पास 98,150 स्वर्ण मुद्राएं फिर बची हैं, है ना। जबकि पाठशाला के बाहर खड़े बांकेलाल की आंखें एक नई शरारत के लिए चमक रही थी। उसने सोचा, हे भगवान, इस टूटी फूटी इमारत में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं, मैं आज ही इस इमारत में झाड़ू फेर दूंगा, फिर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं के हाथ लगते ही मैं किसी दूसरे राज्य में जाकर ऐश्वर्य से रहूंगा। मन में यह विचार लिए बांकेलाल एक बार फिर आगे की ओर चल पड़ा। उस रात नगर के प्रत्येक स्थान पर सैनिक पूरी सतर्कता से पहरा दे रहे थे, लेकिन उन सैनिकों की नज़रों से अपने आप को बचाते हुए दोनों चोर चंपत और संपत सेठ जुगनू अड़ातिया की दुकान की ओर बढ़ रहे थे। थोड़ी ही देर बाद वे दोनों सेठ जुगनू अड़ातिया की दुकान पर छत से नकब काटकर उनकी दुकान के माल को साफ करने में लगे हुए थे। एक बोला, वाह भाई संपत, आज तो हमारी आशा से अधिक संपत्ति हमारे हाथ लगी है। दूसरा बोला, हाँ भाई चंपत, अगर हम इस माल को लेकर चंपत हो जाने में सफल हो गए तो यह हमारे जीवन की सबसे बढ़िया चोरी होगी, हमें मालामाल कर देगी और फिर हम कभी चोरी नहीं करेंगे। फिर जैसे ही वे दोनों चोरी के माल के साथ छत पर पहुँचे कि तभी एक सैनिक की नज़र उन पर पड़ गई और वो बोला, दरोगा जी, वह सामने छत पर देखिए, वह दोनों कौन हैं। अगले पल जब दोनों ने उन सैनिकों को देखा तो एक बोला, चंपत भाई खतरा, भागो। दरोगा जी बोले, ए खबरदार, कौन हो तुम लोग, नीचे उतरकर यहाँ आओ। दोनों बगल वाली छत पर कूदते हुए भाग निकले। जब तक सैनिक छत पर पहुँचे, चोर एक छत से दूसरी छत फांदते हुए जल्दी ही उनकी नज़रों से ओझल हो चुके थे। दरोगा जी बोले, उफ, पता नहीं कमबख्त कहाँ भाग निकले। सैनिक बोला, हाँ दरोगा जी, अगर वे दोनों चोर हमारे हाथ लग जाते तो राजा की ओर से हमें अच्छा खासा इनाम मिलता। अभी दरोगा नेकचंद और सैनिक उन चोरों के निकल भागने पर अफसोस कर ही रहे थे कि तभी महामंत्री जी वहाँ पहुँचे और बोले, नेकचंद, यह क्या कर रहे हो तुम लोग। सैनिक ने सोचा, ओह, महामंत्री धर्म सिंह जी यहाँ इस समय। दरोगा जी बोले, वो हम लोग नगर के उन्हीं मशहूर चोरों का पीछा कर रहे थे, लेकिन अफसोस वह हम लोगों को धोखा देकर निकल भागने में सफल हो गए हैं। महामंत्री जी बोले, क्या तुम लोगों ने उन चोरों को देखा है। दरोगा जी ने कहा, जी हाँ हुजूर,
वो दोनों चोर अभी अभी इस ओर भागे हैं। महामंत्री जी ने कहा, ठीक है नेकचंद, तुम लोग मेरे साथ उस ओर चलो जिधर वह चोर भागे हैं। हमें चूंकि पहली बार उनका कोई सुराग मिला है, अतः हमें आसानी से हार मानकर उनका पीछा नहीं छोड़ देना चाहिए। फिर स्वयं महामंत्री नेकचंद और सैनिकों के साथ चोरों की खोज में चल पड़ा। इधर बांकीलाल आधी रात में नगर के बाहर वीराने में बनी पाठशाला की उसी टूटी फूटी इमारत के सामने पहुंचा और सोचने लगा, तो 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करने के लिए अब मुझे इस इमारत में प्रवेश करना पड़ेगा। एक बार स्वर्ण मुद्राएं मेरे हाथ लग जाएं तो उसने सोचा, दरवाज़ा तो इस इमारत का कोई खास मजबूत मालूम नहीं पड़ता, थोड़े ही यत्न से खुल जाना चाहिए। खैर देखता हूँ। दरवाजे के पास पहुंचकर बांकेलाल ने जैसे ही दरवाजे पर हल्का सा दबाव डाला तो उसने सोचा, अरे यह तो पहले से ही खुला हुआ था। लगता है कुदरत भी इस चोरी में मेरी सहायता कर रही है। अब शीघ्र ही मैं 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं का स्वामी हूँगा। इमारत के अंदर पहुंचकर वह सोचने लगा, आखिर वह कौन सा कमरा हो सकता है जहाँ वे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं होंगी। तभी उसने सोचा, ओह, उस सामने वाले कमरे के दरवाजे की झिर्री से रोशनी बाहर आ रही है। मुझे देखना चाहिए कहीं इमारत के स्वामी जाग तो नहीं रहे। फिर दरवाजे की झिर्री से कमरे का दृश्य देखते ही बांकीलाल बुरी तरह चौंक पड़ा और बोला, हे भगवान, यहाँ तो सोने के आभूषणों का भंडार है। और शायद उसके चौंकने के कारण ही दरवाजे पर हल्का सा दबाव पड़ा तो वह दरवाज़ा खुल गया। एक आदमी चिल्लाया, कौन कौन है? बांकीलाल ने सोचा, हे भगवान, खतरा, भागो बेटा बांकीलाल, वरना तुम्हारी खैर नहीं। और अंदर चोरी के माल का बंटवारा करते चंपत और संपत बांकीलाल को देखकर घबरा गए। तभी एक बोला, अरे यह तो भाग रहा है चंपत भाई, हो ना हो यह कोई मुसाफिर था या फिर हमारी ही बिरादरी का था। दूसरे ने कहा, हाँ लगता तो यही है, लेकिन अब इसकी इस तरह निकल भागने से हमें खतरा हो सकता है, इसे रोको। अगले ही पल एक चोर बोला, ए रुको, खबरदार, भागने की कोशिश मत करो वरना मारे जाओगे। लेकिन जब बांकीलाल ने उनकी धमकी की परवाह नहीं की, तब संपत ने अपने कपड़ों में छुपा खंजर निकाला और बोला, बचकर कहाँ जाएगा बच्चू, अभी देखता हूँ तुझे। और अगले ही पल संपत ने खंजर फेंककर मारा। दरवाजे से बाहर निकलकर घायल बांकीलाल ने उस मुख्य दरवाजे की बाहर से कुंडी लगा दी और सोचने लगा, हाय बेटा बांकीलाल, जब तक इस इमारत के स्वामी किसी अन्य रास्ते या तरीके से बाहर निकले, जान बचानी है तो भाग ले यहाँ से, नहीं तो चोरी के अपराध में पकड़ा जाएगा। फिर बांकीलाल निकट ही खड़े अपने घोड़े की तरफ बढ़ा। तभी चोरों की तलाश में निकला महामंत्री वहाँ पहुँचा और बांकीलाल को देखकर चौंक पड़ा और बोला, अरे बांकीलाल, तुम और यहाँ इस समय? बांकीलाल ने सोचा, बुरे फंसे बेटा बांकीलाल, जबकि महामंत्री यहाँ पहुँच ही गया है तो शीघ्र ही तेरी चोरी वाली योजना की पोल खुल जाने वाली है और अब तुझे लाख स्वर्ण मुद्राएं नहीं बल्कि कारागार की चक्की आटा पीसने को मिलेगी। महामंत्री जी ने कहा, क्या बात है बांके, अरे तुम्हारे कंधे में खंजर, खून, तुम्हारा यह हाल किसने और क्यों किया? बांकीलाल बोला, वो इमारत। अपनी चोरी की पोल खुलते देख भय से बांकीलाल की आंखों के सामने अंधेरा छाता चला गया और अगले ही पल वह बेहोश हो गया। मंत्री जी ने दरोगा जी से कहा, नेकचंद, अभी बांकीलाल जी इस इमारत के बारे में कुछ संकेत करते हुए शायद कुछ बताना चाहते थे, लेकिन बीच में बेहोश हो गए। तुम इस इमारत में प्रवेश कर यह जानने की कोशिश करो कि बांकीलाल आखिर हमसे कहना क्या चाहता था। जबकि पाठशाला की इमारत के अंदर एक चोर बोला, उफ, कमबख्त हमारे खंजर से घायल तो हो गया था, लेकिन जाते जाते हमारे लिए एक मुसीबत पैदा कर गया, दरवाज़ा बाहर से बंद कर गया। दूसरा चोर बोला, अब क्या होगा? संपत ने कहा, भाई चंपत,
तू जल्दी से अंदर से सारी संपत्ति उठा ला, तब तक मैं इस दरवाजे को तोड़ने का यत्न करता हूँ। चंपत ने कहा, हाँ भाई संपत, अब हमारा यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चंपत हो जाना ही ठीक है, क्योंकि मुझे वह घायल खतरे का अवतार मालूम होता है। फिर चंपत अंदर कमरे में पड़ा चोरी का माल लेने चला गया और संपत अपने कंधों के जोर से दरवाज़ा तोड़ने का यत्न करने लगा। और बाहर दरोगा जी बोले, अरे यह क्या, लगता है अंदर से कोई दरवाजे को तोड़ने का यत्न कर रहा है, लेकिन रात को इस समय भला कौन हो सकता है। फिर दरोगा नेकचंद के आदेश पर जब एक सैनिक ने दरवाजे पर लगी कुंडी खोली तो दरवाज़ा खुलते ही संपत सैनिकों के ऊपर गिर गया। मैं मरा, एक सैनिक बोला। अरे यह तो उन्हीं दोनों में से एक मालूम होता है जिसकी तलाश में हम भटक रहे थे। महामंत्री जी बोले, क्यों, तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? संपत ने सोचा, संपत बेटा, अब तेरे यहाँ से चंपत हो लेने में ही भलाई है। फिर संपत ने जैसे ही भागने की कोशिश की तो सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और बोले, भागकर कहाँ जाओगे बच्चू? संपत ने सोचा, उफ, अब तो फंस गया मैं चक्कर में। मंत्री जी बोले, तो तुम चोर हो, लेकिन तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? तभी दरोगा जी बोले, हुजूर, यह देखिए इसका दूसरा साथी। मंत्री जी ने कहा, पकड़ लो इसे भी। नेकचंद, इन थैलों की तलाशी लो। फिर जब उन थैलों को खोलकर देखा गया तो हमारा संदेह ठीक ही निकला। तुम दोनों वही चोर हो जिनके कारण आजकल नगर की प्रजा और राजा की रातों की नींद उड़ी हुई है, और मेरे ख्याल से तुम दोनों ने ही हमारे बांकेलाल जी को घायल किया है, जो अभी तक बेहोश पड़े हैं। मंत्री जी ने कहा, सैनिकों, ले चलो इन दोनों को, कल सुबह इनको महाराज के सामने पेश किया जाएगा। तभी मंत्री जी दरोगा जी से बोले, और नेकचंद, तुम तुरंत बांकेलाल जी को उठाकर महल में पहुंचाओ, इनकी तुरंत राजवैद्य से चिकित्सा करानी है। फिर 2 दिन बाद जब बांकेलाल को होश आया तो वैद्य जी बोले, ओ शुक्र है भगवान का, बांकेलाल को होश आ गया। बांकेलाल ने कहा, क्या होश? लेकिन मुझे हुआ क्या था? और राजवैद्य जी आप? अचानक बोलते बोलते बांकेलाल के दिमाग को एक झटका सा लगा और अगले ही पल होश खोने से पहले का दृश्य उसके मानस पटल पर घूमने लगा। तभी राजा विक्रम सिंह बोले, क्या सोचने लगे बांकेलाल? बांकेलाल ने कहा, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं चोरी। राजा विक्रम सिंह बोले, इसमें क्षमा मांगने की क्या बात है बांकेलाल? बेशक तुम चोरों को अपने हाथों से गिरफ्तार नहीं कर सके, लेकिन तुम्हारे ही प्रयत्न से महामंत्री उन चोरों को पकड़ने में सफल हुए हैं। वाकई बांकेलाल, हम मानते हैं कि तुम असाधारण विद्वान ही नहीं बल्कि एक बहादुर इंसान हो। उन चोरों के लिए तुमने अपनी जान की बाजी लगा दी। भाई वाह, जवाब नहीं तुम्हारी कर्तव्य प्राणायता का। और राजा की पूरी बात सुनते ही बांकेलाल के मस्तिष्क में एक धमाका सा हुआ। वह सोचने लगा, वाह, अरे चोर सचमुच ही पकड़े गए। मैं तो यह सोचकर घबरा रहा था कि चोरी के माल के साथ मुझे ही चोर समझकर पकड़ लिया जाएगा। अरे जब ऊपर वाला मुझे छप्पर फाड़कर दे रहा है तो मुझे लेने में क्या हर्ज है। बेटा बांकेलाल, चुपचाप झोली भरते रहो। राजा ने पूछा, क्या बात है बांकेलाल, इस समय तुम्हें ज़्यादा तकलीफ महसूस हो रही है? बांकेलाल ने कहा, जी महाराज, कोई खास नहीं। वैद्य जी ने कहा, बांकेलाल जी, आप तनिक चिंता न करें। मैंने अपने घर से संजीवनी सुधा रस मंगवाया है, जिसकी 4 बूंद पीते ही आपका घाव न केवल भर जाएगा बल्कि आपकी कमजोरी भी जाती रहेगी। तभी मंत्री जी बोले, हाँ वैद्य जी, बांकेलाल जी को कल तक पूर्ण स्वस्थ होना जरूरी है, क्योंकि कल नगर के कुछ व्यापारियों ने उन्हें सम्मानित करने के लिए एक विशेष समारोह का आयोजन किया है। वैद्य जी ने कहा, ऐसा ही होगा महामंत्री जी। और दूसरे दिन बांकेलाल पूरी तरह स्वस्थ राज दरबार में ही नगर के व्यापारियों द्वारा आयोजित समारोह में बैठा था। मंत्री जी बोले, सज्जनों, मैं महामंत्री धर्म सिंह विशालगढ़ राज्य तथा नगर के प्रतिष्ठित व्यापारियों की ओर से बांकेलाल जी को धन्यवाद देता हूँ।
उन्होंने अपनी जान पर खेलकर न केवल व्यापारियों का चोरी गया धन वापस दिलवाया है, बल्कि इन्हीं के प्रयत्नों से चोर पकड़े गए हैं। अतः मैं राज्य की ओर से बांकेलाल जी को 101 तथा नगर व्यापारियों की तरफ से 501 स्वर्ण मुद्राएं उपहार स्वरूप भेंट करता हूँ। बांकेलाल जी मंच पर आकर उपहार ग्रहण करें। उपहार लेते समय बांकेलाल सोच रहा था, कमबख्त, इस राजा से तो ये नगर सेठ ही अच्छे हैं जो मुझे 501 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दे रहे हैं। वाह बेटा बांकेलाल, वाकई तू तो मुकद्दर का धनी है। सभी ने बांकेलाल की जय बोलना शुरू किया और यह समारोह पूरी तरह समाप्त भी नहीं हुआ था कि तभी एक सैनिक ने कहा, महाराज की जय हो, शीतलगढ़ का विशेष राजदूत आपके दरबार में पेश होने की इजाज़त चाहता है। राजा ने कहा, राजदूत को सम्मान के साथ यहाँ लाया जाए। और फिर राजदूत ने कहा, महाराज की जय हो। राजा विक्रम सिंह बोले, कहो राजदूत, कैसे आना हुआ? राजदूत बोला, महाराज, हमारे महाराज विजेंद्र सिंह ने आपसे अनुरोध किया है कि आप कुछ दिनों के लिए अपने राज अतिथि बांकेलाल जी को मेरे साथ भेज दें, क्योंकि इस समय हमें बांकेलाल की मदद की आवश्यकता है। राजा विक्रम सिंह बोले, बांकेलाल की मदद की आवश्यकता? राजदूत, तुम्हें जो कहना है साफ साफ कहो। राजदूत ने कहा, महाराज, हमारी राजकुमारी स्वप्नलता को 10 सींगों वाला एक राक्षस उठाकर ले गया है। बहुत यत्न करने के बाद भी हम उस राक्षस का पता लगाने में असफल रहे हैं, लेकिन हमारे महाराज को पूरा यकीन है कि बांकेलाल जी अवश्य ही राजकुमारी जी को राक्षस की कैद से मुक्त कराने में सफल होंगे। बांकेलाल ने सोचा, उफ बेटा बांकेलाल, फिर एक नई मुसीबत। लगता है तेरी किस्मत में मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। उन दिनों बांकेलाल विशालगढ़ ही नहीं, आसपास के सारे राज्यों में लोकप्रिय था। विक्रम सिंह ने कहा, अवश्य राजदूत, हमें अपने मित्र के किसी काम आने पर बेहद खुशी होगी। और बांकेलाल, हमें विश्वास है कि तुम हमारी जुबान की इज्जत रखते हुए शीतलगढ़ अवश्य जाओगे। बांकेलाल ने कहा, जी मैं। इससे पहले कि बांकेलाल कुछ कहता कि तभी मंत्री जी बोले, महाराज, बांकेलाल जी और आपकी बात काट दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों बांकेलाल जी? बांकेलाल ने कहा, जी महाराज। राजा विक्रम सिंह ने कहा, हमें तुमसे ऐसे ही उत्तर की आशा थी बांकेलाल। तभी सारा दरबार बांकेलाल की जय जयकार से गूंजने लगा। बांकेलाल सोचने लगा, कमबख्त, मुझे मौत के मुंह में धकेलकर कैसे खुश हो रहे हैं सब। बांकेलाल ने कहा, महाराज, मैं शीतलगढ़ जाऊंगा अवश्य, लेकिन राजदूत के साथ नहीं, अकेला जाऊंगा, और वह भी आज नहीं कल जाऊंगा। महाराज ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर शीतलगढ़ का राजदूत उसी दिन वापस लौट गया और बांकेलाल दूसरे दिन पूरी तैयारी के साथ शीतलगढ़ की ओर चल पड़ा। महाराज विक्रम सिंह सोचने लगे, ईश्वर तुम्हें हर बार की तरह इस बार भी सफलता प्रदान करे। फिर लगातार यात्रा के बाद बांकेलाल जब एक घने जंगल से गुजर रहा था तो उसने देखा, वाह, इतनी बढ़िया सुगंध! भला यह किस चीज़ की सुगंध हो सकती है? कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसने देखा, वाह, अद्भुत, इतनी सुंदर हिरन और हिरनी! अगर मैं इन्हें मार लूं तो इनकी खाल की मुझे अच्छी कीमत मिल सकती है। मन में यह विचार आते ही बांकेलाल ने घोड़े की पीठ पर लटक रही दोनों तलवारें निकाली और सोचने लगा, जो अगर मैं एक साथ आक्रमण करके इन दोनों को न मार सका तो हो सकता है इनमें से एक भाग निकले। और दबे दबे अंदाज में निकट ही घास चर रहे हिरण और हिरनी की ओर बढ़ा। ठीक उसी समय हिरनी और हिरण पर घात लगाए बैठे एक शेर ने छलांग लगाई। बांकेलाल ने सोचा, अरे बाप रे! भयभीत बांकेलाल पलटा और दोनों तलवारें शेर के पेट में घुस गई। फिर हिरन ने बांकेलाल से कहा, धन्यवाद मित्र, तुमने मेरे और मेरी हिरनी के जीवन की रक्षा की है, अतः बदले में मैं तुम्हें यह कस्तूरी देता हूँ, जिसकी सुगंध के आगे सब सुगंध छिप जाती है। इतना कहकर हिरन ने अपनी नाभि में लगी कस्तूरी
अपने मुंह से निकालकर बांकेलाल के सामने डाल दी। फिर शीतलगढ़ पहुंचने पर बांकेलाल का राजा द्वारा भव्य स्वागत हुआ। वह बोले, आओ बांकेलाल जी, आपके आ जाने से मेरा खोया हुआ विश्वास पुनः लौट आया है। मुझे विश्वास है कि आप 10 सींगों वाले राक्षस से मेरी बेटी को अवश्य ही मुक्त करा लाएंगे। बांकेलाल ने सोचा, मूर्ख, मुझे क्या पड़ी है कि मैं तेरी बेटी के लिए अपनी जान मुसीबत में डालूं। पर वह बोला, जी हाँ महाराज, आपके विश्वास को ठेस न लगे इसका मैं पूरा ख्याल रखूँगा। और फिर उस रात उसे 36 प्रकार का स्वादिष्ट भोजन करा गया। बांकेलाल ने सोचा, वाह क्या नीति है, बलि के बकरे को खिला पिलाकर मस्त कराया जा रहा है, लेकिन मेरा नाम भी बांकेलाल है, निपट लूँगा इस राजा के बच्चे से भी। और दूसरे दिन दरबार में राजा बोले, बांकेलाल जी, उस राक्षस की खोज के लिए आपको जिस तरह की आवश्यकता है हमें बताएं। बांकेलाल ने कहा, महाराज, सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहूँगा कि वह राक्षस राजकुमारी जी को उठाकर किस दिशा में ले गया है। महाराज बोले, उत्तर दिशा में, जंगल की ओर। बांकेलाल ने कहा, ठीक है महाराज, आप मेरे साथ 5 सैनिक भेज दें, मैं अभी राजकुमारी जी की खोज में जाना चाहता हूँ। फिर 5 सैनिकों के साथ बांकेलाल राजकुमारी स्वप्नलता की खोज में उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा और मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, सब कुछ हो, लेकिन मेरा सामना उस 10 सींगों वाले राक्षस से ना हो। फिर मैं कुछ दिनों की तलाश के नाटक के बाद यहाँ के राजा से क्षमा मांगकर अपनी जान बचा लूँगा। और बांकेलाल अपने 5 सैनिक साथियों के साथ जंगल में कुछ ही आगे बढ़ा था कि तभी अगले ही पल राक्षस उनके सामने आ गया और बोला, आहा, वाह मानव, आज तो भोजन खुद चलकर मेरे पास आया है, वाह। बांकेलाल ने सोचा, उफ, आज तो मारे गए। सैनिक बोला, 10 सींगों वाला राक्षस। देखते ही देखते राक्षस एक एक करके 5 सैनिकों को खा गया और अंत में वह बांकेलाल से बोला, आहा हा। बांकेलाल ने कहा, मुझे छोड़ दीजिए राक्षस, आज मैं आपके बहुत काम आऊँगा, बस एक बार आप मेरी जान बख्श दीजिए। राक्षस ने कहा, तुम एक अदना से इंसान और मेरे किसी काम आओगे? बांकेलाल बोला, जी राक्षस राज, मैं आपके भोजन के लिए प्रतिदिन 5 ऐसे ही हट्टे कट्टे सैनिक यहाँ पहुँचा सकता हूँ। राक्षस बोला, तुच्छ मानव, तू मुझे मूर्ख समझता है, मैं तेरी बातों का कदापि भरोसा नहीं कर सकता। बांकेलाल ने कहा, राक्षस राज, मैं भगवान शिव की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं प्रतिदिन 5 सैनिकों को आपकी सेवा में हाजिर किया करूँगा। बांकेलाल की बात सुनकर राक्षस सोचने लगा, अगर यह अपने कहे अनुसार प्रतिदिन 5 मनुष्यों को यहीं ले आया करे तो मुझे अपने भोजन की तलाश में भटकना ना पड़े। और अब चूंकि मेरा पेट भी भर चुका है तो क्यों ना मैं इसकी बात मानकर इसे छोड़ दूं। यह सोचकर राक्षस बोला, ठीक है मनुष्य, मैं तेरी बात पर यकीन किए लेता हूँ, लेकिन याद रख, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना, वरना। बांकेलाल ने कहा, राक्षस राज, मैं आपको धोखा देने का प्रयत्न कभी नहीं करूँगा। इस तरह 10 सींगों वाले राक्षस से अपनी जान बचाकर बांकेलाल जब वापस राजमहल पहुंचा तो राजा ने पूछा, आओ बांकेलाल, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, लेकिन हमें तुम्हारे साथ वे 5 सैनिक नहीं दिखाई दे रहे जो तुम्हारे साथ गए थे। बांकेलाल ने कहा, क्या सैनिक अभी तक वापस नहीं लौटे? बांकेलाल ने चौंकने का शानदार अभिनय किया। राजा ने कहा, तुम इस तरह चौंके क्यों बांकेलाल? 5 सैनिक तो तुम्हारे ही साथ थे, फिर भी तुम्हारे साथ नहीं लौटे तो इसका कारण भी तुम्हें ही मालूम होगा। बांकेलाल बोला, जी महाराज, दरअसल हमारे जंगल में प्रवेश करते ही एकाएक जोरों की आंधी चली और फिर वे 5 सैनिक मुझसे बिछड़ गए और मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचने में सफल हो पाया हूँ। राजा बोले, ओह, पता नहीं वे सैनिक रास्ता भटक गए हैं या किसी मुसीबत में फंस गए हैं। खैर बांकेलाल, तुम भोजन करके विश्राम करो, बाकी कल देखा जाएगा। दूसरे दिन दरबार में महाराज ने कहा, सेनापति, हमारे 5 सैनिक वापस लौटे या नहीं जो कल बांकेलाल के साथ गए थे? सेनापति ने कहा,
जी नहीं महाराज। बांकीलाल ने सोचा, मूर्ख राजा, तुम्हारे वो 5 सैनिक अब उस दुनिया में पहुंच चुके हैं जहां से आज तक कोई नहीं लौटा, और मैं धीरे धीरे तेरी सारी सेना भी वहीं पहुंचा दूंगा। बड़ा आया था मुझे मौत के मुंह में धकेलने वाला। महाराज ने कहा, बांकीलाल, तुम्हारा आज का क्या कार्यक्रम है? बांकीलाल ने कहा, महाराज, मैं आज भी उस 10 सींगों वाले राक्षस की तलाश में जाऊंगा, किंतु आज हम सिर्फ 6 लोग जाएंगे, यानी एक मैं और मेरे साथ 5 बहादुर सैनिक। राजा ने कहा, सेनापति, तुम सेना के 5 बहादुर सिपाही बांकीलाल के साथ भेज दो। सेनापति ने कहा, जी महाराज। फिर बांकीलाल 5 सैनिकों के साथ उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा और सोचने लगा, काश इन्हें पता होता कि यह राजकुमारी की खोज में नहीं, मौत के मुंह में जा रहे हैं। फिर बांकीलाल सैनिकों सहित जब राक्षस द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा तो एक सैनिक बोला, अरे, जंगल में इतना सुंदर महल, भला यह महल किसका हो सकता है? बांकीलाल ने कहा, आओ देखें इसमें कौन रहता है। तभी अंदर से आवाज़ आई, राजकुमारी, यह मेरा प्राणों प्रिय तोता है। कोई इसकी तरफ टेढ़ी नज़र से भी देखेगा तो मैं उसकी बोटी बोटी चबा जाऊंगा। और राजकुमारी, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन अरे, यह क्या मानव गंध! देखे कौन आया है मौत के मुंह में। अगले ही पल सैनिक चौंके, 10 सींगों वाला राक्षस। राक्षस ने कहा, आहा मानव, मैं तुमसे खुश हुआ, वाकई तुमने मेरे लिए उत्तम भोजन का प्रबंध किया है। बांकीलाल ने कहा, राक्षस राज, मैं तो आपकी हमेशा ऐसी ही सेवा करने के लिए वचनबद्ध हूँ। आपका भोजन हाजिर है, भोजन करिए। सैनिक बोले, क्या धोखा? राक्षस ने कहा, नहीं मानव, मैं इन्हें नहीं खाऊंगा, बल्कि मुझे अपने देवता सुम्बा शैतान को प्रसन्न करने के लिए ऐसे ही 101 मनुष्यों की आवश्यकता है, ताकि मेरा देवता प्रसन्न होकर मुझे साधारण मानव सा आकार व इस राजकुमारी के अनुरूप सुंदर रूप दे दे, ताकि मैं इससे ब्याह कर सकूं। अतः मानव, अब तुम्हें मेरे लिए कल तक 100 मनुष्यों को यहाँ पर लाना है, समझे? बांकीलाल बोला, 100? किंतु? राक्षस बोला, किंतु परंतु कुछ नहीं, कल तक तुम्हें 100 मानव यहाँ पहुँचाने हैं, वरना मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊँगा। बांकीलाल ने कहा, जी राक्षस राज। बांकीलाल जाने के लिए मुड़ा, किंतु तभी एक सैनिक बोला, धूर्त बांकीलाल, विश्वासघाती, तूने हमारे महाराज के साथ और हमारे साथ विश्वासघात किया है। ईश्वर इसके लिए तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। राजकुमारी बोली, नीच, तू मेरे पिताजी के साथ विश्वासघात कर रहा है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राक्षस ने कहा, राजकुमारी, इसे पहले मेरे लिए 100 मनुष्यों की व्यवस्था कर लेने दो, ताकि मैं सुंदर मानव जैसा हो जाऊं। फिर यदि तुम कहोगी तो मैं इसे कच्चा चबा जाऊंगा। राजकुमारी बोली, मैं थूकती हूँ तुम पर और इस कमीने इंसान पर। फिर वापस राजमहल लौटते हुए बांकीलाल सोच रहा था, बेटा बांकीलाल, राजकुमारी स्वप्नलता की जिंदगी तेरी मौत का पैगाम है, क्योंकि यदि राजकुमारी कभी राक्षस की कैद से भाग निकलने में सफल हो गई या फिर राक्षस राजकुमारी से ब्याह करने में सफल हो गया तो राजकुमारी राजा को तेरी मक्कारी की कहानी सुना देगी और तब तेरे गले में होगा फांसी का फंदा। बस बेटा बांकीलाल, यह समझ ले कि राजकुमारी का जीवन तेरी मौत है और राजकुमारी की मौत तेरा जीवन। जल्दी से किसी तरह राक्षस के हाथों राजकुमारी को ठिकाने लगा और फुट ले यहाँ से। जान बची तो लाखों मिलेंगे, लेकिन राजकुमारी की मौत उस राक्षस के रहते नहीं हो सकती। अरे, यदि मैं उस तोते को चुपके से मार दूं तो राक्षस समझेगा राजकुमारी ने मारा है और वह फिर राजकुमारी को मार देगा। अरे वाह, वह मारा पापड़ वाले को। यह सोचते ही वह खुशी से उछल पड़ा। फिर राजमहल पहुंचते ही राजा ने पूछा, यह क्या बांकीलाल, आज भी तुम अकेले ही वापस आए हो? हमारे वे 5 सैनिक कहाँ हैं जो तुम्हारे साथ गए थे? बांकीलाल ने कहा, महाराज, आप उन सैनिकों की जरा भी चिंता ना करें, उन्हें मैं 10 सींगों वाले राक्षस की निगरानी में लगाया हूँ। महाराज बोले, क्या तुमने उस राक्षस को ढूंढ लिया? शाबाश,
लेकिन हमारी बेटी तो सुरक्षित है ना? बांकेलाल ने कहा, जी महाराज, राजकुमारी जी ठीक हैं और उम्मीद है कि कल तक मैं उन्हें राक्षस के चंगुल से मुक्त कर यहाँ लाने में सफल होऊंगा। हाँ, मुझे कल 100 वीर साहसी सैनिकों की मदद की आवश्यकता है। राजा बोले, ठीक है बांकेलाल, हम 100 सैनिक तुम्हारे साथ भेज देंगे। तभी सेनापति ने कहा, लेकिन बांकेलाल जी, उन 100 सैनिकों के साथ कल मैं भी आपके साथ चलूँगा। बांकेलाल ने कहा, यह तो बहुत ही अच्छा होगा, और सोचने लगा, मूर्ख सेनापति, यदि तू स्वयं ही मौत के मुंह में जाना चाहता है तो मैं क्या करूं? दूसरे दिन बांकेलाल ने कहा, सेनापति जी, यही है 10 सींगों वाले राक्षस का महल। आप लोग यहीं रुककर मेरे अगले किसी आदेश या इशारे का इंतज़ार करें। मैं अंदर जाकर स्थिति को देखता हूँ। बांकेलाल ने सोचा, यदि मैं राक्षस के महल में चुपके से घुसकर उसके प्राणों प्रिय तोते को मार दूं, तो वह राजकुमारी को मार देगा, लेकिन मेरे भीतर घुसते ही उसे मेरी गन से पता चल जाएगा। तभी उसे अपने पास रखी कस्तूरी का ध्यान आया तो उसकी आंखें चमकने लगी। उसे हिरन की बात याद आई। मित्र, यह कस्तूरी है, इसकी महक के सामने प्रत्येक महक या गंध छिप जाती है। बांकेलाल ने सोचा, वाह, बन गया काम। फिर उसने अपनी जेब से कस्तूरी निकाली और महल में चला गया। अंदर पहुंचकर उसने सोचा, वाह, सामने ही वह कमरा है जिसमें राक्षस का प्राणों प्रिय तोता है। ईश्वर मेरी मदद करना। बांकेलाल सामने वाले कमरे की ओर बढ़ा और उसी महल के अन्य कमरे में राक्षस बोला, अरे, यह तो कस्तूरी की सुगंध है। लगता है कोई हिरन मेरे महल में प्रवेश कर गया है। हाँ तो राजकुमारी, बोल, तू मेरे साथ विवाह करने को तैयार है या नहीं? राजकुमारी बोली, कदापि नहीं, मैं थूकती हूँ तुम पर। राक्षस बोला, क्या? तेरी यह मजाल? मन तो करता है तुझे अभी इसी वक्त कच्चा चबा जाऊं। कहने के साथ ही राक्षस भयानक अंदाज में राजकुमारी स्वप्नलता की ओर बढ़ा। उधर बांकेलाल ने पिंजरा खोलकर तोते को कसकर पकड़ा। राक्षस बोला, उफ, यह क्या? ऐसा लगता है किसी ने मेरी कमर कसकर पकड़ ली है। आह, लगता है कोई मेरे प्रिय तोते तक पहुंचने में सफल हो गया है। राक्षस ने बाहर की ओर भागना चाहा, लेकिन भाग नहीं सका। यह रहस्य कोई नहीं जानता था कि उस तोते में राक्षस के प्राण छिपे हैं। ठीक उसी समय बांकेलाल ने तोते की एक टांग तोड़ दी और आई! तोते की टांग टूटते ही राक्षस की भी एक टांग टूट गई। किसी तरह जमीन पर घिसटता राक्षस बांकेलाल के पास पहुंचा और बोला, दुष्ट मानव, यह तू क्या कर रहा है? फौरन इस तोते को छोड़ दे, वरना मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। बांकेलाल ने सोचा, उफ बेटा बांकेलाल, आज तेरी मृत्यु निश्चित है। यह राक्षस तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और मारे भय के बांकेलाल लहराया और अगले ही पल वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसके नीचे दबकर तोता मर गया। तोते के मरते ही राक्षस के भी प्राण पखेरु उड़ गए, क्योंकि उसी तोते में राक्षस के प्राण थे। सेनापति ने सोचा, अरे, यह राक्षस तो मर चुका है। लगता है राक्षस को मारने के चक्कर में बांकेलाल जी भी बेहोश हो गए हैं। राजकुमारी ने सोचा, तो इसका मतलब अब तक मैं इस युवक को बेकार ही गलत समझती रही। इसने तो वाकई इस राक्षस को मारकर कमाल कर दिया। बांकेलाल को उठाकर शीतलगढ़ के महल में लाया गया। दूसरे दिन राजा विजेंद्र सिंह ने बांकेलाल को 500 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में देकर सम्मान सहित विदा किया। बांकेलाल सोचने लगा, अरे वाह, इतने बड़े राक्षस को मारकर राजकुमारी को छुड़ाने का पुरस्कार बस 500 स्वर्ण मुद्राएं। इतने बड़े काम के लिए तो राजा को इस राजकुमारी से मेरा विवाह कर देना चाहिए था। चल बेटा बांकेलाल, लोग तुझे मुकद्दर का धनी कहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो तू ही जानता है। दूसरे को करोड़ों का लाभ होता है तो तुझे धेला मिलता है। ओ ऊपर वाले, आखिर कब तक धनवान बनने के चक्कर में यूं ही भटकता रहूँगा। तो यह थी बांकेलाल की अब तक की कहानी। बांकेलाल की ऐसी ही मज़ेदार कहानी के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।